स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हमने बताया कि अग्रोप भारणी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 5वें चैप्टर तक। 6वां चैप्टर जो है ऋतुचर्या है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले अगर शल्य प्रकरण स्टार्ट हुआ है तो पहले जो शल्य वाला पार्ट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो 7वां जो चैप्टर है यंत्र विधि अध्याय, ठीक है ना। 7वां यंत्र है, 8वां जो है शस्त्र है, फिर इसके बाद योग्य अध्याय हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग 7वें अध्याय की बात करते हैं यंत्र, तो आई होप कि सबके पास बुक होगी। अभी तुरंत का तुरंत तो आप देखिए मार्क नहीं कर पाओगे, लेकिन जब क्लास ओवर हो जाती है, ये यूट्यूब पे अभी हम 2 दिन से नहीं डाल रहे हैं, आज सब वीडियो डाल देंगे, आप वहां पे देखिए और अपनी बुक में एज सच जैसे हमने मार्क किया हुआ है हर एक चीज मार्क करिए, ठीक है ना। आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ेंगे, कोई आपको पढ़ाएगा तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाएगा, यही सब चीजें, कुछ अलग से आपको नहीं बताता, ठीक है ना। और यही सब चीजें हम भी पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, तो कुछ अलग से नहीं बता दिया जाता है, कुछ अलग से घुट्टी आपको नहीं दे दी जाएगी, बाकी आपकी इच्छा जैसी। तो इसमें जो तीसरा श्लोक है देखिए, इसमें लिखा हुआ है यंत्र शतम एकोत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतम। मिला ऐसा कुछ लिखा हुआ है? यंत्र एकोत्तरम का मतलब वो शतम एकोत्तरम। शतम मतलब 100, एकोत्तरम मतलब 100 से एक और ऊपर, यानी 100 से एक और ऊपर कितना हो जाएगा? 101, यानी कि 101 यंत्र आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। अत्र हस्तमेव प्रधानतम, और इन यंत्रों में प्रधान क्या है? हस्त। और हस्त के बिना यंत्रों का प्रयोग असंभव है, क्योंकि यंत्र कर्म हाथ के ही अधीन होते हैं। हस्तमेव प्रधानतम, तो यहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए, हाथ को ही प्रधान यंत्र जानना चाहिए, क्योंकि आप बिना हाथ के कोई भी यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे एक और लाइन आएगी, तो यहाँ पे प्रधानतमम, मैंने तमम के नीचे अंडरलाइन किया है बच्चा, ध्यान से देखना। जो तमम शब्द है प्रधानतमम दिख रहा है? सर स्क्रीन पे नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सर, सिर्फ वो आइकन। हाँ सर स्लाइड्स नहीं दिख रहा है। स्लाइड्स आ रही हैं पावर पॉइंट की, बस क्या दिख रहा है? कंटिन्यूटी में नहीं है ओके, सर, आपका पिक्चर के साथ वो लेबल। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर, अब दिख रहा है। यस सर, अब दिख रहा है। बोलते भी नहीं हो तुम लोग। यस सर। हाँ, तो ये हम बता रहे थे, जो अगला चैप्टर है 7वां अध्याय यंत्र शतम एकोत्तरम, 101 यंत्र बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, और अत्र हस्तमेव प्रधानतम, और इनमें जो हस्त है वो प्रधानतम है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे यंत्र किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? हाथ के द्वारा ही। अगर हाथ न रहे तो ये यंत्र किसी काम के नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया हस्तमेव प्रधानतमम। वही मैं बता रहा हूँ कि प्रधानतमम के नीचे, तमम के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा 101 यंत्र हुए, और उनमें भी हस्तमेव प्रधानतमम, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। बार बार हम बताते हैं आपको कि शल्य क्या है। हमने बताया कि शल्य जो है सर्जरी नहीं है। क्या है वो? एनी फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी जो शरीर में घुस जाता है। अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी शल्य की परिभाषा पढ़े थे, है ना। वहाँ पे पाषाण कुछ इस तरीके से आया था, याद आ रहा है कुछ? जब वहाँ पे अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा हम लोग सूत्र 1 में पढ़ रहे थे, यस वहाँ पे शल्य की बात आई थी, वो शल्य विज्ञान था, कि मतलब इन सभी को जो निकालने का हम लोग यंत्र शस्त्र क्षार इत्यादि का प्रयोग करते हैं, अग्नि, उसको हम लोग शल्य शास्त्र कहते हैं। वो शल्य शास्त्र था। लेकिन वो शल्य क्या है? तत्र मनः शरीर आबाद कराणि शल्यानि तेषाम आहरणो उपाय यंत्राणि, जो हमारे मन शरीर में बाधा पहुंचाए। ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो व्याधियां होती हैं शारीरिक होती हैं, मानसिक होती हैं, वैसे जो शल्य होता है, जो फॉरेन बॉडी है, वो हमारे मन में भी बाधा पहुंचाएगा और शरीर में भी बाधा पहुंचाएगा। यानी कि जो हमारे शरीर और मन में बाधा पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, वो क्या है? शल्य है। और इन शल्यों को तेषाम आहरण, इनको बाहर निकालने का जो उपाय है, जो युक्ति है, वो क्या है?
यंत्र है, तो यहाँ से एक यंत्र की भी परिभाषा निकल के आती है, यंत्र क्या है, और दूसरा शल्य क्या है, जो हमारे मन और शरीर में तकलीफ पहुंचाए, बाधा पहुंचाए। चौथा श्लोक न समझ में आया हो तो पूछ लीजिए। समझ में आया? यस यस यहीं पे मैंने लिखा, वाग्भट ने यंत्र की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। वाग्भट में यंत्र की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई है। ठीक है, उसी का जो श्लोक था उसी का हिंदी लिखा है, मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य एवं इनको निकालने के उपकरणों या उपायों को यंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसी पुस्तक में सुश्रुत स्थान के 26वें अध्याय में आया है, सर्व शरीर आबाद करम शल्यम, ऐसा शल्य का लक्षण जो संपूर्ण शरीर में दुख पहुंचाए, बाधा पहुंचाए, वो क्या है, शल्य है। जब लोग 26वें चैप्टर पे पहुंचेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जान लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत तेजी से समाप्त भी होता है, मतलब बहुत फास्ट चलता है सुश्रुत, अगर पढ़ने पे आ जाइए। तो 26वें चैप्टर में क्या आया, सर्व शरीर आबाद करम शल्यम, और इनको निकालने का जो उपाय है उसको यंत्र कहते हैं। फिर यहीं विमर्श में स्वास्थ्य संधान काल ऐसा कुछ लिखा हो, अभी हम लोग उसको आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक तो था कि यंत्र क्या है, भाई शल्य की बात की और उसको निकालने का जो उपाय हम लोग करते हैं वो आपका यंत्र हो गया। तानि षट प्रकाराणि, ध्यान से सुनना हमारी बात, क्या बोलने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आता है कुल यंत्रों की संख्या, तो हम क्या लगाएंगे आंसर, 101। 101। अगर यंत्रों के प्रकार पूछेगा तब आंसर क्या लगाएंगे, 6। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। यंत्रों की संख्या पूछेगा, पहला ऑप्शन रहेगा 6, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये हमारा 6, अरे सही हो गया मेरा, है ना। तो पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए। कभी कभी हम स्वास्थ्य यंत्र नहीं पढ़ते हैं कि कौन सा यंत्र पूछ रहा है, पूछेगा स्वास्थ्य यंत्रों की संख्या, लगाएंगे 6, है ना। तो पहले क्वेश्चन बड़े धैर्य से पढ़ना चाहिए, खासकर न्यूमेरिक वाला, जो न्यूमेरिक जो आंकड़ों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं संख्यावाचक, उसको बहुत धैर्यपूर्वक करना चाहिए। तो जो 6 प्रकार के यंत्र होते हैं उनमें कौन कौन से हैं, स्वास्तिक, संदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, शलाका यंत्र, और इसके अतिरिक्त उपयंत्र भी बताए गए हैं जो 25 हैं, है ना। एसकेएमसी वालों को द्विवेदी सर ने पढ़ाया होगा, उस समय सर ने बताया भी था, आप उसको मॉडर्न से कंपेयर करके बताइए, आप लोग को काफी कुछ वहाँ पे आपको इसके बारे में सर ने पढ़ाया भी होगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे और कैसे रटना है, कैसे आपका आंसर सही होना है, सिर्फ ये बताएंगे हम यहाँ पे। हमको कोई मॉडर्न से कोरिलेशन नहीं करना है, कोई डिटेल में नहीं जाना। तो स्वास्तिक यंत्र देखिए, सबके नीचे जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वैसे आपको भी लिखना है। देखिए हमने 2 कॉलम बनाया हुआ है। जो पहला लाइन है, स्वास्तिक के नीचे 24 लिखा है, संदंश के नीचे 2, ताल के नीचे 2, नाड़ी के नीचे 20, शलाका के नीचे 28, दिख रहा है सबको। यस सर। और शलाका के बगल में ही हमने उपयंत्र भी लिख लिया है 25। तो हमने एक टेबल फॉर्म में बना लिया उसको। ये किसका है, सुश्रुत का। जस्ट उसी के नीचे मैंने वाग्भट का लिखा हुआ। स्वास्तिक कितने हैं वाग्भट के, 24। संदंश 4 हो जाते हैं, ताल यंत्र 2 हो जाते हैं, नाड़ी 3 एक्स्ट्रा हो जाती हैं वाग्भट की, 23, शलाका 34 है, और उपयंत्र वाग्भट के कितने हैं, 19। क्लियर हुआ? यस तो जैसे हमने बना रखा है उसको ऐसे अपनी बुक में लिख डालो। तो स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी और शलाका। लास्ट वाला क्या है, उपयंत्र। तो 6 प्रकार हुए ये यंत्र के। स्वास्तिक 24, संदंश और ताल ये दोनों 2-2 हो गए, नाड़ी 20 हो गए, और शलाका 28। तो सबसे ज्यादा कौन सा हुआ, शलाका, उससे कम स्वास्तिक। एक और याद करने का तरीका, शायद आप लोग को पसंद आए ना आए मुझे नहीं पता। जब हम लोग स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 4 होते हैं, है ना। यस तो वैसे भी याद रखिएगा, स्वास्तिक में 4 आ रहा है, यानी 24 वाला है। हमको स्वास्तिक और शलाका में और नाड़ी में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा 24 था, कौन सा 20 था, कौन सा 28 था। तो स्वास्तिक 4 कॉर्नर होते हैं स्वास्तिक जब बनाते हैं, है ना, जो चैत्र बनाते हैं हम लोग स्वास्तिक। तो स्वास्तिक वाला 24 हो गया। शलाका वाला सबसे ज्यादा है,
28 और नाड़ी यंत्र 20 हो गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एक ही चीज पे ज्यादा देर नहीं रहना है हम लोग को। अब इसके बाद देखिएगा, स्वास्तिक के अंदर 24, संदंश 2, ताल 2, नाड़ी 20, शलाका 28 प्रकार और उपयंत्र 25 हो गए। अष्टांग हृदय में 4 प्रकार के संदंश हैं, 23 प्रकार के नाड़ी हैं, 34 प्रकार के शलाका हैं। ये हमने आपको वहीं लिखवा दिया, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे अनुयंत्र या उपयंत्र, संग्रह और हृदय अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो संग्रह में 21 हैं और हृदय में 19 हैं। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अगर वाग्भट में भी अगर संग्रह और हृदय की अलग अलग बात करते हैं तो हृदय में उपयंत्र 19 हैं और संग्रह में 21 हैं, ये याद रखिएगा। प्रायः करके ये यंत्र लोहे के बनाए जाते हैं, किंतु लोहे के अभाव में उसके समान पदार्थों के भी बनाए जा सकते हैं। तानि प्रायशो लौहानि भवन्ति, मतलब सारे यंत्र लगभग लोहे के बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद देखिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम शब्दों में सूत्र में लिखा है, शुरू होते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपको हवा भी नहीं लगेगी, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। श्लोक नंबर 9, इस श्लोक में जो आपको अभी तक यंत्र बताया जा रहा है, उस प्रशस्त्र यंत्र के, होगा ना, परफेक्ट यंत्र के क्या क्या गुण होने चाहिए, याद है किसी को जिसने शल्य पढ़ा हुआ? समाहितानि यंत्राणि खरस लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कारयेत्। यंत्रों को समाहित यानी प्रमाणबद्ध, यानी न अधिक मोटा हो न अधिक छोटा हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, सम, सम मतलब कि उसमें उसका जो प्रमाण होना चाहिए ना तो बहुत ज्यादा हो ना बहुत छोटा हो, है ना, अपने प्रमाण में ही हो, सम हो। समहितानि यंत्राणि, और खर खुरदुरे और इस लक्षण चिकने हो, है ना, अत्यंत मजबूत, सुदृढ़, ऐसा नहीं बहुत कमजोर हो ये लगाया टूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, अत्यंत मजबूत, सुरूपाण, सुंदर होने चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि खतरनाक बना दिया, बहुत देखने में खराब लग रहा है, रोगी घबरा जाए, सुंदर होने चाहिए, और जिन्हें ठीक तरह से हाथ में पकड़ सके, मतलब उसका जो पकड़ने वाला भाग है वो भी अच्छी तरीके से बना होना चाहिए। तो ये यंत्र के, प्रशस्त्र यंत्र के गुण हो गए। तो कितने गुण हो गए? 6 गुण। 6 गुण। पहला क्या है? सम, समहितान, जिसे खाली सम याद रखिए, मतलब उसका जो मटेरियल है वो सम हो, ना तो बहुत ज्यादा लोहा लगा दीजिए ना बहुत ज्यादा कम लोहा लगा दीजिए, ना कम ना ज्यादा, ठीक है, तो सम हो गया। दूसरा क्या है? खर होना चाहिए, और तीसरा क्या है? इस लक्षण होना चाहिए। अब देखिए दोनों बिल्कुल अपोजिट है, खर और इस लक्षण एक दूसरे के अपोजिट गुण हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ना बहुत ज्यादा खर ही हो ना अधिक इस लक्षण ही हो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चिकना होगा तो हाथ से फिसल जाएगा, है ना, खर होगा बहुत ज्यादा खुरदरा होगा तो भी दिक्कत है। तो खर, इस लक्षण, और क्या आया अगला, क्या आया? मजबूत, सुदृढ़, सुरूपाण, मतलब सुंदर होना चाहिए, दिखने में सुंदर होना चाहिए, और सुग्रहण, उसका जो ग्रैस्पिंग में जो पकड़ होनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि कार्य करते समय वो हाथ से छूट न जाए। दीज आर 6 क्वालिटीज ऑफ यंत्र, ठीक है। इसके बाद हम अलग अलग बात करते हैं। जो स्वास्तिक यंत्र 18 प्रकार के बताए गए, अब अगले श्लोक में उन 18 प्रकार के स्वास्तिक यंत्रों की बात करेंगे। वहां पे कुछ जानवरों का नाम आएगा, कुछ पक्षियों के नाम आएंगे। क्या आपको लगता है आप ऐसे याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आवश्यकता भी नहीं है। फिलहाल इतना याद रखिए कि उसमें जानवरों की तरीके से 9 और पक्षियों की तरीके से कितने हैं? 15, यानी पशु 9 और पक्षियों के मुख के आधार पे 15 यंत्र होते हैं। कौन से? स्वास्तिक। कितने होते हैं संख्या इसकी? 24। ध्यान से सुनो बेटा, मेरा गलत हो चुका है इसलिए मैं आपको आगाह कर दे रहा हूं यहीं पे। स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण होता है, पहला आंसर रहेगा 24। सुन रहे हो कि नहीं? पहला आंसर रहेगा 24। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि संख्या पूछ रहा है या प्रमाण पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो बहुत सावधानी से हमको क्वेश्चन करना होता है। तो स्वास्तिक यंत्र का प्रमाण कितना हुआ?
18 अंगुल, 18 जिसमें 18 पशुओं के आधार पे 9 और पक्षियों के आधार पे 15 हैं। नाम याद करने का नहीं है, जितना लाल लाल किया है आप ही एक बार देख लेना उसको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट लाइन, अस्थि विदिष्ट शल्यो धरणार्थम उपदिश्यन्ते, मतलब स्वास्थ्य केंद्र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां कहीं भी शल्य हो, कहाँ, अस्थि में, मतलब अस्थि में अगर शल्य चला गया है तो उस अस्थि प्रदेश से शल्य निकालने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, स्वास्थ्य केंद्र का, ठीक है। नहीं समझना, Yes, sir. आ गया। कुल 24 प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। उन 24 प्रकार का प्रमाण कितना होता है, 18 अंगुल होता है। और इन स्वास्थ्य केंद्रों का प्रयोग कहाँ करते हैं, अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए, ठीक। यहाँ पे हमने चिड़ी मार राइटिंग में लिख रखा है, स्वास्थ्य 18 अंगुल, संदन 16, ताल कितना लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ दिख रहा है सबको। यस Yes. एक विक्रम बेताल आता था, तो वही बे से बेताल, ब से 12, तो 12 बेताल मैंने ऐसे याद कर रखा था। हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। तो 12 ताल यंत्र हो गया, है ना, संदंश 16 हो गया, और सबसे ज्यादा लंबाई का स्वास्तिक हो गया, ठीक है। स्वास्तिक 18 अंगुल, संदंश 16 अंगुल, ठीक। और ताल क्या हुआ, बेताल से याद रखिएगा 12, ठीक है। बात आती है कि किस यंत्र का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। स्वास्तिक को अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए। संदंश यंत्र का प्रयोग हम त्वक, मांस, सिरा, स्नायुगत, अगर त्वचा में, मांस में, सिरा में या स्नायु में शल्य चला गया है तो उसको निकालने के लिए हम संदंश यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक। और ताल यंत्र का प्रयोग कहाँ करेंगे, कर्ण नासा में। कर्ण नासा में अगर कान में और नासिका में अगर शल्य चला गया है तो इसको निकालने के लिए हमको ताल यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पूरा पूछा जाता है कि स्वास्थ्य यंत्र का प्रयोग या अस्थिगत शल्य का निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, सिरा स्नायुगत शल्य को निकालने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि संदंश यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पढ़े थे ना अभी। यस सर। अब 2 प्रकार के कौन से, 11 नंबर श्लोक में आ रहा है। एक होता है जिसमें हैंडल होगा, एक होता है जिसमें हैंडल नहीं होगा, सनिग्रह और अनिग्रह। तो सनिग्रह और अनिग्रह 2 प्रकार से ये संदंश यंत्र होता है। और प्रमाण अभी हमने ऊपर बताया कितना होता है इसका संदंश का, 16। याद रखिएगा, सनिग्रह अनिग्रह वैसे संदंश 2 प्रकार का, प्रमाण 16 अंगुल। और तमस लिखा है मैंने वहां याद करने के लिए, त म स, त से त्वचा, म से मांस, स से सिरा, ठीक है ना। स से स्नायु भी याद कर सकते हैं, जब सिरा स्नायु सब याद है तो आपको पता होना चाहिए ये तमस क्या है, संदंश यंत्र के लिए है, ठीक है। और यही जहाँ पे सनिग्रह और अनिग्रह है उसी को वाग्भट ने सानिबंधन और निर्निबंधन ऐसे शब्दों से प्रयोग करके 2 ही प्रकार के संदंश यंत्र बताए हैं, लेकिन उसका नाम खाली बदल दिया है, ठीक है। संदंश को हम लोग फॉर्सिप कह सकते हैं। फिर इसके बाद ताल यंत्र, ये कितना होता है, 2, संख्या में 2 होते हैं, ठीक है ना। तो जो ताल यंत्र संख्या में 2 होते हैं उनका परिमाण कितना होता है, 12 अंगुल। अभी हमने बताया बेताल, ब से 12 ताल, बेताल। कर्ण नासा नाड़ीगत, कहीं साइनस में भी अगर कहीं ओपनिंग कहीं है वहां से भी अगर शल्य निकालना है तो हम लोग ताल यंत्र का प्रयोग करेंगे। ये मत्स्य के तालु के समान एक ताल और द्विताल युक्त होते हैं। अब आप सोचेंगे एक ताल और द्विताल क्या होता है, एक मोटा मोटा समझने के लिए यूं समझ लीजिए,
जो हम खाने में चम्मच प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो क्या है, एक ताल है। अगर दोनों तरफ चम्मच बन जाए, मतलब खाने वाला जो पार्ट होता है अगर दोनों तरफ है तो वो क्या हो जाएगा, द्विताल। नहीं समझ में आई बात? आई सर। अगर चम्मच दोनों तरफ बन जा रहा है तो डबल स्कूप हो जा रहा है, वो द्विताल हो गया। अगर एक ही तरफ चम्मच है तो वो एक ताल हो जाएगा, ठीक है ना, सिंगल स्कूप। तो ये आपका ताल यंत्र हो गया। कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वहां पे मैंने लिखा ताकना। जैसे अभी ऊपर क्या था, तमस था ना, ये क्या है, ताकना। बेटा बहुत काम देता है। हम उस दौर से गुजर चुके हैं जहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपका मेरिट डिसाइड करता है। और ये सब ऐसे ट्रिक है ना कि कभी आप, ये ब्रह्मास्त्र है, कभी आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन में गलत होने ही नहीं देंगे। अगर आपको पता है कि ताकना, ता से ताल यंत्र, क से कर्ण, ना से नासा, कोई भी माई का लाल आपका कितना भी कंफ्यूजन करे, आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर आपको तमस पता है कि संदंश में मैंने पढ़ा था, तो कभी वो गलत हो ही नहीं सकता। तो जब भी पढ़िए ऐसा फॉर्मूला, ऐसा ट्रिक बनाइए कि हमको 2 साल बाद, 3 साल बाद जब भी एग्जाम देना है, हमको हमेशा वो चीज याद रहे। भूलने वाली जो टेंडेंसी होती है ना, उससे बाहर निकल के किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। ये आपका ताल यंत्र के बारे में बता दिया हमने, जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते जाओ। फिर इसके बाद बात आती है नाड़ी यंत्र की। नाड़ी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने नीचे लिखा है मूल नाड़ी यंत्र, तो आप भी ऐसे लिख लीजिए, मूल नाड़ी यंत्र 12 होते हैं। अगर देखिए ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन पूछता है नाड़ी यंत्र कितने होते हैं, संख्या क्या लगाएंगे, ऊपर अभी हमने पढ़ाया सर 20। नाड़ी 20। और अगर मूल नाड़ी यंत्र की बात करेंगे तो आंसर लगेगा 12। तो नाड़ी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। किसी के एक तरफ मुख होता है तो किसी के दोनों तरफ मुख होता है। नाड़ी यंत्रों का प्रयोग स्रोतोगत शल्य, याद रखिएगा, स्रोतोगत शल्य। अगर स्रोतस में चला गया है तो स्रोतस के शल्य को निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नाड़ी का प्रयोग करेंगे, ठीक। रोगों को देखने के लिए अर्थात रोगों की परीक्षा करने के लिए कुछ नाड़ी यंत्रों का उपयोग दूषित रक्त पूय का चूषण करने के लिए भी एवं अर्श आदि रोगों में क्षार पातन के लिए भी किया जाता है। तो अब देखिए हमने 1 2 3 4 4 चीजें लिखी है, निशान लगाया, दिख रहा है सबको। नाड़ी यंत्र के कार्य, नंबर 1 पे क्या है, स्रोतोगत शल्य उद्धरणार्थम, मिला। दूसरा क्या है, रोग दर्शनार्थम, रोग को देखने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए। चूषणार्थम, चूषणार्थम मतलब क्या है कि दूषित रक्त हो या पूय हो उसका चूषण करने के लिए, उसको सक करके खींच के बाहर निकालने के लिए। और चौथा क्या है, क्रिया सौख्यार्थम, ऐसे कुछ करके वहां पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्रिया सौख्यार्थम से ले लिया है अर्श आदि क्षार पातन कर्मों के लिए, है ना। तो फिलहाल आप जो ओरिजिनल कंटेंट है क्रिया सौकर्यार्थम, इसको याद रखिएगा। ये 4 जो है नाड़ी यंत्र के कर्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम लोग श्रृंग जलौका लागू ये सब पढ़ते हैं, वो भी आचूषण का कार्य करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप ले सकते हैं, उसको भी नाड़ी यंत्र में ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए भगंदर नाड़ी यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, मूत्र वृद्धि यंत्र, कैनुला जिसको बोल रहे हैं, धूम यंत्र, निरुद्ध प्रकाश, है ना, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, अलागू यंत्र और श्रृंग यंत्र, इनका विस्तृत वर्णन पृथक करेंगे। मतलब आगे कभी इनका अलग अलग वर्णन किया जाएगा। डल्हर ने क्या किया, एक छिद्र, द्विछिद्र, ऐसे भगंदर और अर्शो यंत्र के 2-2 भेद किए हैं। आता है, ये पूछा जाता है। ये जो विमर्श है डल्हर का, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से निशान लगा लो। यहाँ पे पूछा जाता है कि अर्शो यंत्र और भगंदर यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, एक ही छेद हो, दूसरा क्या है, 2 छेद हो, दोनों तरफ ओपनिंग हो तो द्विछिद्र, एक ही तरफ ओपनिंग हो तो एक छिद्र।
तो ये हो गया आपका अर्शो यंत्र और बगंदर यंत्र। दूसरा पूछा जाता है बस्ती यंत्र कितने प्रकार के? 6, 8, 10 और 12, ऐसे 4 भेद होते हैं। 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल और 12 अंगुल के भेद से बस्ती यंत्र कितने हो गए? 4 भेद। समझ में आ रहा है? इसे पक पक कर रहा हूँ। यस सर। तो हमने आपको बताया अर्श यंत्र और भगंदर जो है 2 प्रकार के हुए, बस्ती यंत्र 4 प्रकार के हुए, धूम यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पीवीएस याद करते हैं हम लोग, प्रायोगिक वैरेचनिक स्नेहिक। तो ये कितने प्रकार के धूम यंत्र हो गए? 3 प्रकार के। नाड़ी यंत्र अभी हम लोगों ने बताया 20 प्रकार के, ज्यादा डीप में अब नहीं जानना है। उत्तर बस्ती यंत्र पुरुषों के 2 होते हैं, स्त्रियों के 2 होते हैं, ये भी याद रखते हैं, ठीक है। वाग्भट ने सूत्र के अनुसार 12 अथवा टीकाकारों के 20 नाड़ी यंत्रों के सिवाय निम्न 6 नाड़ी यंत्र ज्यादा माने हैं। कितना बताया था मैंने वाग्भट का नाड़ी यंत्र? सर 23। हाँ 23 23। सर 23। यस सर। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 एक्स्ट्रा माने हैं, 6 अलग से माने हैं, है ना। तो हो सकता है 3 और ना माने हो, लेकिन आंसर भाई 23 ही लगेगा। और जो 6 अलग से नाड़ी यंत्र माने हैं उनका नाम आपको याद रखना है। कंठ शल्य अवलोकनी नाड़ी, ये थ्रोट स्पेकुलम जिसको बोल रहे हैं। कंठ शल्य, कंठ में अगर शल्य चला गया है तो उसको देखने के लिए थ्रोट स्पेकुलम या कंठ शल्य अवलोकनी। दूसरा है शल्य निर्घातनी, है ना। अंगुली त्राणक, शमी यंत्र, घ्राण अर्बुद अर्शो यंत्र, तो ये कुछ जो है। और योनि व्रण वेंक्षण, योनि व्रण वेंक्षण यंत्र, वेजाइनल स्पेकुलम जिसको बोल रहे हैं। ये 6 जो है वाग्भट के अलग हैं। ये भी पूछे जाते हैं वाग्भट ने कौन से 6 नाड़ी यंत्र अलग से बताए हैं या नहीं बताए हैं, वो आपको यहाँ से विमर्श से मिलेगा। अगला है शलाका यंत्र, सबसे ज्यादा है, संख्या कितनी है? 28। दिख रहा है सब? कोई जरूरत नहीं यहाँ से देखने का, यहाँ से सिर्फ आप इतना याद रखिए कि 28 होते हैं, ठीक। कैसे याद कराएंगे बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था कि शलाका यंत्र कहाँ प्रयोग करते हैं? हाँ नहीं बताया था? जोर से बोलो। ये देखो यहाँ पे लिखा है श्रोतोगत शल्य। अभी ऊपर भी आया था क्या ये श्रोतोगत शल्य? यस सर। किसमें नाड़ी आया? यंत्र में और सर नाड़ी यंत्र में। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा हमारे पास, नाड़ी यंत्र में तो आया था। यहाँ पे क्या है कि शलाका यंत्र जो 28 प्रकार के बताए गए हैं, ये 28 प्रकार के सभी शलाका यंत्रों के कर्म अलग अलग बताए हैं, ठीक है ना। ये जो मसूर दल मात्रा मुखी जो शलाका यंत्र है वो श्रोतोगत शल्य को निकाल रहा है। अभी जो आगे हमारा चार्ट आएगा तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। और उन 28 के अतिरिक्त, जैसे अभी हम लोगों ने नाड़ी में देखा वाग्भट के अलग, वैसे ही वाग्भट की 5 शलाकाएं कौन कौन सी अधिक हैं? गर्भ शंकु, जिसपे हमने लिखा है 8 अंगुल लंबाई होती है गर्भ शंकु यंत्र की। और क्या करता है ये? मूल गर्भ निकालने में कार्य करता है ये। तो गर्भ शंकु की लंबाई पूछी जाती है 8 अंगुल, मूल गर्भ का आहरण करता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका अगला है सर्प फणमुखी, जैसे सांप का फन होता है उस तरीके से कुछ ये शलाका होती है। क्या करते हैं इससे? अश्मरी को निकालते हैं, कैलकुलस को निकालते हैं सर्प फणमुखी से। तो गर्भ शंकु से मूल गर्भ का आहरण, लंबाई कितनी हो गई? 8 अंगुल। दूसरा है सर्प फणमुखी, अश्मरी निकालते हैं। तीसरा है कर्ण शोधन, नाम से लग रहा है कान के लिए होगा। और शरपुंख मुखी, और लास्ट वाला क्या है? अर्धेंदु मुखी शलाका। ये 5 शलाकाएं वाग्भट के अनुसार बताई गई हैं। लास्ट लाइन 16वां श्लोक आपका। यहाँ पे उपयंत्र जो अभी 25 हमने बताया थे स्टार्टिंग में, वो सारे के सारे उपयंत्र यहाँ पे आ गए हैं। याद कर सके तो याद करिए, नहीं याद होता है तो याद रखिएगा जो हर्ष है, हम लोग जो लोगों को
आनंद देने के प्रयास करते हैं रोगियों को कि प्रसन्न रहो, प्रसन्नचित रहो, क्योंकि विषादो रोग वर्धना नाम। तो ध्यान दीजिएगा, जो हर्ष है, हर्ष भी एक प्रकार का उपयंत्र है। मिला नीचे तीसरी लाइन में, हिंदी में पहला शब्द हर्ष, अयस्कांत, क्षार, अग्नि और भेषज, यानी कि क्षार, अग्नि और भेषज ये भी उपयंत्र में ही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ गया सर। ये आपके उपयंत्र हैं सब, और इन उपयंत्रों में 25 उपयंत्रों में हर्ष, अयस्कांत, क्षार, अग्नि और भेषज। अयस्कांत आप रसशास्त्र में पढ़ के आते हैं। तो हर्ष, अयस्कांत, क्षार, अग्नि और भेषज ये आपका उपयंत्र में भी है। साथ ही साथ स्थीवन, जो थूकने की प्रक्रिया होती है, वो भी उपयंत्र में है ना। बाकी जिह्वा, दांत, नख, मुख, बाल, है ना, अंगुली, पाणितल, ये जो हथेली है, पादतल जो पैर का निचला हिस्सा होता है, पत्थर है, वस्त्र है, लता है, चर्म है, पट्ट है, वेणिका है, ये सब रस्सी वगैरह सब उपयंत्र में आते हैं। ध्यान दीजिएगा। वाग्भट के 4 उपयंत्र अलग कौन कौन से हैं? आंध्र, काल, पाक, भय। आंध्र, काल, पाक, यानी आंध्र अलग है, काल अलग है, पाक अलग है और भय अलग है। पूछा गया है ये भी कई बार कि वाग्भट के अनुसार 4 एक्स्ट्रा उपयंत्र कौन से हैं? तो आंध्र, काल, पाक और भय। बात आती है कि इन उपयंत्रों का प्रयोग कहाँ करें? जो 25 उपयंत्र हैं इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो संपूर्ण देह में, देह के किसी अवयव, संधि, कोष्ठ, धमनी। तो संधि, कोष्ठ और धमनी और सर्वदेह, इसको आपको याद रखना है, इसका आपका प्रयोग होगा। 18 नंबर श्लोक, यंत्र कर्म, वो जो कट गया है सुश्रुत के अनुसार 24 है, चतुर्विंशति लेके आया है ना। यस सर। तो सुश्रुत के अनुसार 24 है और हृदय के अनुसार यंत्र कर्म कितने हैं? 15 हैं। 24 और हृदय के अनुसार 15 हैं। कभी आपसे अलग से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यूजी में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि यंत्र कर्म, शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। पीजी में कैसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वो हम बताएंगे। अभी हम लोगों ने प्रशस्त यंत्र के गुण पढ़े थे, कितने थे? 6। जो समाहित था, सुग्रहाणी, सुरूपाणी और ये सब पढ़ा ना, और इस लक्षण ये सब पढ़ा हम लोग। वो था यंत्र का गुण। कितने थे? 6। यहाँ पे है यंत्र के दोष। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दोष। दोष कितने हैं? द्वादश यंत्र दोषा, श्लोक के लास्ट में आया है, द्वादश यंत्र दोषा। तो यंत्र दोष कितना हो गए? गुण का जस्ट उल्टा, डबल, उल्टा नहीं डबल। गुण थे 6 और ये कितने हो गए? 12। 12। 6 दूने 12। तो यंत्र का गुण होता है 6, दोष होता है 12। तो कौन कौन से हैं? अति स्थूलम, असारम। असारम की जगह पे वाग्भट ने तनु शब्द प्रयोग किया है। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। तो अति स्थूल, उसका उल्टा हो गया असारम, जिसकी जगह वाग्भट ने तनु शब्द प्रयोग किया। फिर इसके बाद अति दीर्घम, अति ह्रस्वम, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना वहां पे अष्टोनिंदति अध्याय में, जस्ट उल्टा उल्टा होता चला जाता है। बहुत लंबा, बहुत छोटा, बहुत गोरा, बहुत काला, है ना, अलोमा, अतिलोमा। वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे अति स्थूल असार हो गया, अति दीर्घ उसका उल्टा अति ह्रस्व हो गया, अग्राही विषमग्राही। अब उल्टा नहीं बात कर रहा हूँ। अग्राही, विषमग्राही, वक्रम, शिथिलम, अति उन्नतम, मृदुकीलम, मृदुमुखम, मृदुपाशम इति द्वादश यंत्र दोषा। मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा अति स्थूल हो जाए। असार का मतलब हो गया अशुद्ध लोहे से निर्मित है, मतलब जो उसका मटेरियल है वो सही नहीं है। तो अति स्थूल हो जाए, असार यानी उसका मटेरियल सही नहीं है, और बहुत लंबा, या तो बहुत अधिक दीर्घ, बहुत बड़ा लंबा बना दीजिए, बहुत छोटा बना दीजिए। अग्राही, हत्था, उसका जो पकड़ने का जो पार्ट है वही सही ना हो, मतलब हाथ में पकड़ में ही ना है, अग्राही।
और विषम ग्राही मतलब कभी पकड़े कभी न पकड़े, मतलब कभी पकड़ में आ जाए और कभी पकड़ में ना आए। वक्र टेढ़ा मेढ़ा हो। ढीला शिथिल मतलब बहुत लूज हो, उसका जो अगर उसमें स्क्रू वगैरह है तो वो बहुत लूज हो, ढीला हो गया ये, है ना। अति उन्नत बहुत अधिक, उसमें कीलें अगर आपने गाड़ी हो तो कीलें बहुत, अति उन्नतम मृदु कीलम, उसकी कीलें बहुत निकली हुई हैं, उठी हुई हैं। और मुख पर मुलायम हो जिससे शल्य आदि का पीड़न न हो सके। एवं मृदु पाश, ये इस प्रकार से 12 यंत्र दोष बताए हैं। रट लेना, रटने वाली चीज। ये अष्टांग संग्रह के अनुसार जो है ये लाइन, सुश्रुत के अनुसार तो 12 हो गए, संग्रह में 8, संग्रह में 8 यंत्र दोष हैं। दीर्घ हर्ष स्थूल, ये तनु हमने लाल किया है, जैसे हमने अभी बताया ना, असारम की जगह तनु आ गया। वक्र विषम अग्राही शिथिलता इत्यष्टौ यंत्र दोषा। हमने अभी आपको स्वास्तिक यंत्र की लंबाई कितनी बताई? 18 अंगुल। 18 सर 18 अंगुल। संदर्श कितनी 18 बताई? 16 अंगुल। सर 16 अंगुल और ताल की 12 अंगुल। सर 12 12 12 अंगुल। अब 21 नंबर श्लोक देखिए क्या कह रहे हैं। उपर्युक्त दोषों से विरहित, मतलब अगर जिस यंत्र में उक्त दोष नहीं है, जो 12 दोष बताए हैं, अगर वो दोष नहीं है एवं 18 अंगुल लंबा यंत्र है तो प्रशस्त यंत्र होता है और उसे शल्य कर्म में प्रयुक्त करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर आपसे स्वास्तिक संदंश ताल का अलग अलग अगर प्रमाण पूछ लेता है तो आप आंसर वहां से देंगे, और अगर आपसे प्रशस्त यंत्र की लंबाई पूछ लेगा तो आंसर यहाँ से देंगे। समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? 18। यस सर। हाँ, तो प्रशस्त यंत्र की लंबाई क्या होता है? 18 अंगुल। ये 18 अंगुल। फिर इसके बाद अभी हम लोगों ने बहुत चीजें देखी और उसको स्किप कर गए थे। उन्हीं स्किप किए हुए चीजों में से एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट ये आ रही है 22 नंबर श्लोक में, जो शल्य बाहर से दिखाई देता है उसे सिंह मुख आदि यंत्र की सहायता से तथा मांस आदि धातुओं में गूढ़ शल्य को कंक मुख आदि यंत्रों से शास्त्र प्रमाण तथा स्वानुभव प्राप्त युक्ति द्वारा धीरे धीरे बाहर खींचना चाहिए। तो बातें यहाँ पे आती हैं। पहला, सरफेस पे ही अगर कोई आपको शल्य फॉरेन बॉडी अगर घुसा हुआ है दिख रहा है, जैसे कांटा वगैरह होता है ना, या कांच दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, तो उसको हम किससे निकालेंगे? सिंह मुख के आकार के यंत्र से निकालेंगे। जिस यंत्र का जो मुख होता है सिंह के मुख के आकार का होगा उससे निकालेंगे। और जो मांस में अंदर तक छिप गया है और दिखाई नहीं दे रहा है उसको किससे निकालेंगे हम लोग? कंक मुख यंत्र से निकालेंगे। यहाँ पे 2 यंत्रों का अभी जो हमने बताया था ना, इतने पशु के आधार पे, इतने पक्षियों के आधार पे 9 और 15 बताया था ना। यस। कौन सा यंत्र था वो? स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक यंत्र। स्वास्तिक स्वास्तिक यंत्रों को जो हमने वहां पे स्किप कर दिया था, उसमें जो सिंह मुख था, उस सिंह मुख का प्रयोग अगर सरफेस पे शल्य है उसको निकालने के लिए करेंगे, और कंक एक प्रकार का पक्षी है तो उस कंक मुख का प्रयोग कहाँ करेंगे? हम जहाँ पे मांस धातु में या अंदर तक डीप तक अगर शल्य चला गया है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी हमने कहा था प्रधानतमम, प्रधानतमम 3 बार हमने अंडरलाइन करवाया था तमम पे, याद आ रहा है? यस सर। अगर प्रधानतमम यंत्र पूछेगा तो क्या लिखेंगे आंसर? हस्त। और प्रधानम पूछेगा प्रधान, तो आंसर यहाँ से लगेगा कंक मुख। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? यस सर। कंक मुखम प्रधानम स्थानेषु, शल्य को निकालने की दृष्टि से कंक मुख नामक यंत्र को सब यंत्रों में प्रधान माना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ पे हमको हस्त आंसर लिखना है, कहाँ पे कंक मुख लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो किताबी पार्ट था, जो पुस्तक का पार्ट था, सुश्रुत का पार्ट था यंत्र का, वो हमने आपको पढ़ाया।
अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको हमको याद करना है, क्या क्या पूछा जाता है, आप भी कुछ बता चुके हैं, कुछ और आपको बता देते हैं जिससे ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। देखिए फटाफट देख लीजिए। यंत्र दोष कितने अभी हम लोगों ने पढ़े? 12, ठीक है ना। अति स्थूल, असारम, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अग्राही, विषमग्राही, वक्र, शिथिल, अति उन्नत, मृदुकूल, मृदुमुख और मृदुपाश। दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। वाग्भट ने संग्रह ने क्या बताया? असारम की जगह तनु। ये 12 हो गए यंत्र। तनु। ऊपर लिखा हुआ है यंत्र कर्म। यंत्र कर्म के बगल में देखिएगा सुश्रुत ने कितने बताए हैं यंत्र कर्म? 24। हृदय ने कितने बताए हैं यंत्र कर्म? 15। 12। 15। 12, 24 और 15। अगर यंत्र के दोष की बात करते हैं तो सुश्रुत ने कितना बताया? 12। संग्रह ने कितना बताया? 8। ये अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। सुश्रुत के अनुसार यंत्र कितने होते हैं? 101 पहली लाइन थी। और वाग्भट के अनुसार उसी पेज में मैंने नीचे बताया था, वाग्भट ने ऐसा कोई पार्टिकुलर संख्या नहीं बताई, तो असंख्य हो गए वाग्भट के अनुसार। यंत्र के प्रकार कितने पढ़े हम लोगों ने? 6। अब ये देखिए आपके सामने ये एक चार्ट और बना हुआ है कि उपयंत्र 25 है, स्वास्तिक 24, नाड़ी 20, संधान 2, ताल 2। किसके अनुसार? इधर सर ये स्वास्तिक सुश्रुत के अनुसार है ये, ठीक है। यस सर। दूसरी तरफ आपका हृदय का बना हुआ, ये भी हमने आपको लिखा दिया। इसके बाद शस्त्र, अगर दोष की बात करते हैं, अभी शस्त्र नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब आ जाइए इधर। पायना भी अभी नहीं पढ़ा है, इसको भी हम नहीं पढ़ाएंगे, शस्त्र वाले में आएगा ये। दिस वन। थके तो नहीं हो? नहीं सर। नहीं सर। थके हो तो नेक्स्ट क्लास में लें, फिर जल्दी बोलो। नहीं थके हैं सर। तो देखिए यंत्र, अभी हम लोगों ने बात की मन शरीर आबाद कराणी शल्याणी तेषाम आहरणोपायानी यंत्राणी। जो हमारे शरीर में बाधा पहुंचाए, मन में बाधा पहुंचाए, वो शल्य है, और उसको बाहर निकालने का जो उपाय है, जो युक्ति है, वो क्या है? यंत्र है। यंत्र की संख्या यंत्र शतम एकोत्तरम, सुश्रुत ने बताया 101। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे वाग्भट ने संख्या बताई ही नहीं है, तो आप याद रखिएगा असंख्य ही रखिएगा, है ना। लेकिन अगर असंख्य नहीं है, ऑप्शन में 116 किया हुआ है, तो आप 116 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव देख के समझ में आ जाता है कि हमको क्या देखना है, क्लियर। लेकिन इस श्लोक में असंख्य यंत्राणि विविधान्यतः ये शब्द हृदय में 25वें चैप्टर में आया है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा स्वास्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। एक बना हुआ है सुश्रुत का, दूसरा है संग्रह का कॉलम। ये हम आपको अभी बता चुके हैं। प्रमाण के बारे में 18, 16, 12 ये हम आपको बता चुके हैं, क्लियर। यस सर। नाड़ी, शलाका और उपयंत्र में एक शब्द प्रयोग किया गया है आवश्यकता अनुसार, वहां पे कोई प्रमाण नहीं बताया है, ठीक। स्वास्तिक में देखिए सिंह, व्याघ्र, कंक, मुख ऐसे बता के कुल मिला के 24 था, ठीक है ना। 9 और 15 हमने बताया था अस्थिगत शल्य के निर्हरण के लिए, है ना। संदंश कहाँ प्रयोग करते हैं? तमस बताया था, देखिए त्वक मांस सिरा लिखा हुआ है, स्नायु। ताल में हमने बताया था ताकना से, है ना, याद आ रहा है, अभी पढ़ाया था मैंने। यस सर। तो वो आपके सामने हो गया, रट जाना चाहिए हर एक चीज। नाड़ी क्या हमने बताया था अभी आपको? शल्य, उदरण, रोग, दर्शन, आदूषण, ये करके हमने वहां पे आपको बताया। और विभिन्न प्रकार के नाड़ी यंत्रों के बारे में बताया, जिसमें बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, भगंदर, अर्शो यंत्र, ये सब हम लोगों ने अभी पढ़ा था, है ना। फिर इसके बाद शलाका यंत्र की बात करें तो शलाका के बारे में भी हमने आपको काफी कुछ अभी बता दिया था। खेल यहाँ से शुरू होता है। प्रधानतम यंत्र क्या है? हस्त है। और प्रधान यंत्र क्या है? कंक मुख। यंत्र की विशेषता कितनी होती है? 6 होती है। समाहितानि यंत्राणि थर लक्षण मुखानि च सुग्रहाणि सुरूपाणि सुग्रहाणि चकार है। आई थिंक बार बार बोल रहा हूँ, रट जाना चाहिए। सिंह कहाँ प्रयोग करेंगे? जहां पे दिखाई दे। वैसे भी शेर जो होगा बिल्कुल दहाड़ मार के सामने आएगा, याद करने के लिए मैंने बनाया था ऐसे, है ना भाई। शेर पीछे नहीं रहता है, शेर बिल्कुल फ्रंट पे रहता है। तो जब जहाँ पे शल्य फ्रंट पे दिख रहा है तो उसको निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे?
सिंह मुख का प्रयोग करेंगे, और गूढ़ शल्य के निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंक कंकमुख। ठीक, यहाँ भी कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। संदंश दो प्रकार का, सनिग्रह अनिग्रह, ये भी बता चुके हैं। अष्टांग हृदयकार ने संदंश यंत्र के 4 भेद बताए हैं, वहां विमर्श में आया था मुचुंडी, याद रखिएगा। सनिग्रह अनिग्रह की लंबाई जो होती है मुचुंडी की 6 अंगुल, सूक्ष्म शल्य, ये भी एक बार देख लीजिएगा। ये देखिएगा, वहां पे जब हम लोगों ने विमर्श में भी पढ़ा था, हालांकि जब अर्श पढ़ाएंगे तो वहां भी आएगा अर्शो यंत्र की आकृति कैसी होती है। वाग्भट और सूत्र के अनुसार गोस्तनाकार। हम लोग गोस्तनाकार शालाक्य में नेत्र के लिए भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं वो? नेत्र बुद्बुद। क्या है वो श्लोक? विद्यात द्वयांगुल बाहुल्यम स्वांगोच्छोदर संगीतम, क्या है बोलो देवियों और सज्जनों? फाइनल प्रॉप सर नेत्र गोलक है सर, स्तन के आकार का होता है। बताओ बताओ क्या है श्लोक, बताओ। सुवृत्तम गोतनास्कारम सर भूत गुणो द्रवम। सुवृत्तम गोतनाकारम विषग नयन बुद्बुदम। यस सर। भुला जाओ सब ऐसे लॉकडाउन में। तो अर्शो यंत्र की लंबाई क्या है? गोस्तन के आकार की है, ठीक है। अर्शो यंत्र जो 2 प्रकार का बताया है, पुरुष के लिए स्त्री के लिए, तो पुरुष वाला जो है 45 याद रखिए, स्त्री के लिए 46 याद रखिए, ठीक है। 45 मतलब 4 अंगुल लंबा, 5 अंगुल गोला, किसके लिए है? पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए कैसा बताया गया है? हथेली के बराबर लंबा और 6 अंगुल गोला, लेकिन वाग्भट ने उसी को 4 और 6 बोल दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है अर्शो यंत्र पुरुष और स्त्री में कितने प्रमाण का होता है। अर्शो यंत्र के ये चारों दोष आपको पता होना चाहिए, अति स्थूल, अति दीर्घ, अणु छिद्र और अति छिद्र। याद तो हमको ये कराना है, याद तो हमको ये कराना है, ठीक है। ये बेसिकली आपका ये शलाका यंत्र और उसके कार्य हैं। ऊपर कट गया है, ये शलाका यंत्र है। शलाका यंत्र की संख्या कितनी बताई थी? 28। ये सब कितना आ रहा है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 6 16 3 19 3 22 3 25 26 27 और मूत्र मार्ग विशोधनी 28। ये हुआ कि नहीं कुल 28? यस सर। अब इसमें पूछा जाता है आपसे कि फलाना जो यंत्र होता है उसका किस कर्म में प्रयोग करते हैं, या ऐषण कर्म में प्रयोग होने वाले शलाका यंत्र का नाम बताइए, आहरण कर्म में प्रयोग करने वाले शलाका यंत्र का नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गंडुपद, सर्पफण, शरपुंख और बडीस और मसूर दल, है ना। ये इतने जो हैं ऊपर के 5, इनकी संख्या 2-2 होती है। जो कपास के तोषणी है इसकी संख्या कितनी है? 6 है। दर्व्याकृति, जाम्बौष्ट और अंकुश, इसकी संख्या कितनी है? 3 है ना। तो इस तरीके से आपको ये संख्या भी याद करनी होगी। तो मैंने याद करने का जहां तक देखो लिख लेना, बाकी सब अपना अपना ट्रिक सब अलग अलग बनाते हैं। जो गुंडे होते हैं ना, जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं वो ऐश करते हैं, है ना। तो जो गंडुपद मुखी है वो उससे ऐषण कर्म करते हैं, है ना। नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। सांप को कभी आप देखिएगा तो कैसे बैठता है? कुंडली मार के व्यूह बना, जैसे चक्र व्यूह बनता है ना, चक्र व्यूह। नहीं समझना? सांप जब बैठता है तो वो व्यूह बना के ऐसे गोल गोल कुंडली मार के बैठता है। तो सर्प फण मुखी से क्या होता है? व्यूहन कर्म करते हैं। तो हमने आपको बताया गुंडे ऐश करते हैं और सर्प फण मुखी से व्यूहन कर्म करते हैं। शर बाण को बोलते हैं, शर जो होता है बाण को बोलते हैं, और बाण क्या करते हैं? चलाते हैं, है ना। मैंने लिखा हुआ बाण चलाते हैं। तो शरपुंख मुखी से क्या करते हैं? चालन कर्म करते हैं। अब जब आपके दिमाग में इतने ट्रिक बने हुए हैं और आप 4 ऑप्शन देखेंगे
तो कभी भी आप गंड उपदमुखी का आंसर चालन कर्म लगा ही नहीं सकते हैं, कभी आप आहरण कर्म लगा ही नहीं सकते हैं। क्लियर हो रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस यस सर। तो गंड उपदमुखी ऐषण कर्म, सर्पमुखी हो गया व्यूहन कर्म, सर्पमुखी क्या हो गया चालन कर्म। अगला क्या है बड़ीशमुखी आहरण कर्म, मैंने लिखा है बड़ा आहार, है ना, बड़ा आहार। तो बड़ीशमुखी आहरण कर्म। मसूर दल अभी पीछे आया था, हमने वहां पे रोक के बताया था, याद आ रहा है? Yes, श्रोतों का yes, तभी okay. पीछे भी आया था और यहाँ भी मसूर में भी आ रहा है ना। तो श्रोतोगत शल्य मैसूर, मैसूर से याद रखिएगा, मैसूर का स्रोत, मैसूर का स्रोत ऐसे याद रखिएगा। तो मसूर दल जो है स्रोतोगत शल्य। कपास जो होता है रुई को बोलते हैं, कपास जो होता है तो रुई को बोलते हैं। तो आप रुई से जनरली क्या करते हो? क्लींजिंग का काम करते हैं, किसी वुंड को आप सफाई करने का काम करते हो जनरली, ऐसा करते हो कि नहीं? यस यस सर। करपास कृतोष्णिमुखी क्या हो गया व्रण प्रमार्जन, यानी व्रण को सफाई करने के लिए, प्रमार्जन उसको जो है क्लींजिंग करने के लिए, ये कोई रटने वाली बात नहीं है ना। दार्व्याकृति क्या है? जो कलछी होती है जिससे हम लोग दाल वगैरह निकालते हैं, कुछ ऐसा आप समझ सकते हैं। दार्व्याकृति खलमुखी, जो कड़छी का अग्रभाग जैसा होता है, इससे हम लोग क्षार कर्म करते हैं। क्या करते हैं? क्षार कर्म करते हैं। एक्चुअली कट गया है वो थोड़ा सा। यहाँ पे जो कटा है बच्चा वो हम बता दे रहे हैं, लिख लो। आजाद, आ से अंकुशमुखी, जा से जाम्बौष्ट और द से दर्व्याकृति। आजाद, इनकी संख्या कितनी है? 3 3। तो आजाद की संख्या याद रखनी है हम लोग को 3। आगे चलें, आगे चलें। जी सर। रुई हो गया 6, आजाद हो गया 3, उसके पहले के सब हो गए 2 2, ठीक है ना। अब उसके बाद जो भी बचे हैं वो सब 1 1 रहेंगे। उसका भी कुछ बनाया है, बता रहे हैं। दिख नहीं है उसमें हल्का। जाम्बौष्ट, दर्व्याकृति क्षार हो गया, जाम्बौष्ट अग्नि हो गया, अंकुश अग्निकर्म हो गया। तो इसमें आपको याद रखना है जाम्बौष्ट और अंकुश मुख जो है ये दोनों आपका अग्निकर्म में प्रयोग हो रहा है। जाम्बौष्ट और अंकुश इससे क्या कर रहे हैं? अग्निकर्म। और क्षार कर्म किससे कर रहे हैं? दार्व्याकृति से। भैया आजाद में ही आपका क्षार और अग्नि आ जा रहा है, और उसी आजाद में आपको याद रखना है कि जो शुरू के 2 हैं आ और जा, ये अग्निकर्म कर रहे हैं, और जो द है वो क्या कर रहा है? क्षार कर्म कर रहा है। इससे ज्यादा आसान हम समझा नहीं सकते, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका कोलास्थी। कोल्हापुर, नासिक, ऐसा कुछ करके मैंने याद किया था, मुझे याद आ रहा है। सब महाराष्ट्र में है ना कोल्हापुर और नासिक। यस सर। वो कोल्हापुर और नासारबुद ऐसे करके मैंने यूजी में याद किया था इसको। तो कोल्हापुर और नासिक ऐसे लिख लेंगे तो याद रहेगा तो बंदी से। तो कोलास्थी दल मातृमुखी जो है, नासा में अगर नासिका के अंदर अगर ट्यूमर बन गया है, कोई गांठ बन गई है, तो उसको निकालने के लिए कोलास्थी दल मुखी, ये भी पूछा गया है कई बार, है ना। फिर इसके बाद अंजन शलाका, आपको सबको पता है कि जो आंख में हम लोग काजल लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मूत्र मार्ग विशोधनी, ये मालती। अब अंजन शलाका और मूत्र मार्ग विशोधनी ये दोनों ऐसे हैं जिसमें प्रमाण आपको याद करना पड़ेगा। तो अंजन शलाका का प्रमाण कैसा है? कलाय परिमंडल,
और मूत्र मार्ग विशोधन शलाका का प्रमाण कैसा है? मालती पुष्प वृंदाग्र के समान। अब ये 5 जो है शलाका अलग से मानी है। अभी हमने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि गर्भ शंकु से क्या करते हैं? मूल गर्भ निकालते हैं। कितना लंबाई कितना था? 8। हाँ, 8 था। सर्पफण मुखी से क्या करते हैं? असमरी। असमरी सर। शरपुंख मुखी, कर्ण शोधन और अर्धेंद्र मुखी शलाका, ये 5 जो शलाका है बागभट्ट ने अलग मानी है। ये आपको पता होना चाहिए। हमने आपको उपयंत्र बताया 25, इसमें हमने आपको अयस्कांत्र, हर्ष, क्षार, अग्नि, भैषज, स्टीवन यानी थूकना, नख, मुख, बाल, दंत, जिह्वा, अंगुली, ये सब बताया है ना, रस्सी वगैरह के बारे में कुल मिला के 25। फिर हमने आपको बताया कि संग्रह के अनुसार 4 अधिक होते हैं। कौन कौन से? आंत्र, काल, पाक, भय। ठीक है, आंत्र, काल, पाक और भय ये 4 अलग होके उपयंत्र 29 हो जाते हैं। ठीक है, और हृदय के अनुसार 19 हो जाते हैं। और यंत्र कर्म 24 कौन कौन से हैं? ये आपके सामने इसी नोट्स में आ गया। यंत्र दोष हमने आपको बता दिया 12। प्रशस्त यंत्र 12 दोष रहित, जो 12 दोष होते हैं वो दोष ना हो, और लंबाई कितनी हो? 18 अंगुल। 18 अंगुल। तो ये हमने आपको ये सब चीजें बता दी बच्चा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शब्द के बारे में पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर। तो ऐसे मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, और जितना हमने बताया है क्लास ओवर होने के बाद 1 घंटे टाइम दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब न्यूमेरिक है, पढ़ ले जाओ तो दिमाग में घुस जाएगा, वरना दिल में आएगा, दिमाग में नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर है, ऊपर से निकल जाएगा।